डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 17। बोर मॉडल के अंदर अपन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम देख रहे थे। स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम के अंदर अपन ने लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, एक्सेट्रा सीरीज देखा। अब किसी भी एटम के, मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयन के, किसी भी ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है तो जो रेडिएशन एमिट होती है या जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है उसका वेव नंबर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला स्पेक्ट्रम साइंस में साइंटिस्ट ने दे रखा था, न्यू बार इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2², जहाँ वो जेड को एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम मानते थे एंड n1 और n2 को सीरीज और उनकी लाइन से रिलेटेड इंटीजर्स वैल्यूज लेते थे। उस फॉर्मूले का पूरा एक्सप्लेनेशन बोहर ने अपने थ्योरी से कर दिया, अपनी एटॉमिक मॉडल से कर दिया। एटॉमिक मॉडल के अंदर जो थ्योरी पोस्टुलेट बना उससे कर दिया, और ये बोहर का सबसे बड़ा सक्सेस माना गया। और इसकी वजह से कि भाई वेव नंबर का जो फॉर्मूला हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं उस प्रैक्टिकल फॉर्मूले का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे देना, इस वजह से बोहर की सारी हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट्स को एज इट इज माना गया कि भाई इनमें कुछ न कुछ दम है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली वेरीफाइड फॉर्मूले को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कैसे था वो एक्सप्लेनेशन, ध्यान से देखिएगा। डेरिवेशन ऑफ formula of wave number of radiation emitted or absorbed by Bohr. देखिए, बोहर ने बोला कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर, कोई एटम है जिसके अंदर किसी n2 ऑर्बिट से किसी n1 ऑर्बिट में आ रहा है, या किसी n इनिशियल ऑर्बिट से किसी n फाइनल ऑर्बिट में आ रहा है। मान लीजिए एक ऑर्बिट से, इसको n इनिशियल बोल देते हैं हम, उससे n फाइनल ऑर्बिट के अंदर एटम जो है वो आ रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ENI। इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, ENF। इनिशियल से फाइनल में आ रहा है तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी रेडिएशन वो एमिट या एब्जॉर्ब करेगा। तब अपन बोल देंगे कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, उसको डेल्टा ई बोल दें अगर हम उस एनर्जी को, डेल्टा ई will be energy of radiation emitted, delta E will be related as, इस तरह संपर्क रहेगा ये रिलेटेड, डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। E फाइनल क्या हो जाएगा, E N फाइनल माइनस E N इनिशियल। अच्छा, E N फाइनल माइनस E N इनिशियल क्या हो जाएगा, किसी भी बोहर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे, रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन की, घूम रहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है अपन जानते हैं, डेल्टा ई का, E फाइनल का फॉर्मूला -2π² mk² z² अपॉन n फाइनल स्क्वायर h²। ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का सिंबल आ गया, -2π² mk² z² अपॉन n इनिशियल स्क्वायर h²। ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 2π², ये तो आ जाएगा प्लस में और ये आ जाएगा माइनस में, और इनमें से जो कॉमन ले रहे हैं वो कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 2π² कॉमन आ गया, mk² z² अपॉन h², ये तो कॉमन आ गया। अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस 1/ni², तो प्लस में, ये माइनस आ जाएगा -1/nf²। चलिए, ये हो गया उसका जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब होगा, जो एक स्पेक्ट्रल लाइन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, उस स्पेक्ट्रल लाइन का एनर्जी बोल दो या उस रेडिएशन का एनर्जी बोल दो जिसकी वजह से वो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, एमिशन स्पेक्ट्रा में या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। तो 2π² mk² z² अपॉन h², ये आ जाएगा। अब ये तो हुआ, इसको बोल दो फॉर्मूला नंबर 1। ये तो हुआ एनर्जी का फॉर्मूला। इफ वेव नंबर ऑफ दैट emitted or absorbed radiation
is nu bar. If wave number of that emitted or absorbed radiation is equal to nu bar, then अपन जानते हैं कि किसी भी, अच्छा वो जो एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, क्योंकि बोर का पोस्टुलेट था कि हर ट्रांजिशन में एक क्वांटम का ही एब्जॉर्प्शन या एमिशन होगा, तो ये जो एनर्जी आ रहा है ये उस रेडिएशन के वन क्वांटम का एनर्जी है, उस एमिटेड या एब्जॉर्ब रेडिएशन के वन क्वांटम का एनर्जी है। और वन क्वांटम का एनर्जी अपने वेव नंबर से कैसे रिलेटेड होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, याद ना, एच न्यू और एच सी अपॉन लेमडा और एच सी न्यू बार, 1 अपॉन लेमडा को न्यू बार लिख देंगे। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। तो अगर इसको अपन इससे कोरिलेट कर दें, न्यू बार कह दो चाहे 1 अपॉन लेमडा कह दो, एक ही बात है, एच सी न्यू बार, अगर इसको इसके इक्वल कर दें तो ये भी डेल्टा E है और ये भी डेल्टा E है कि इक्वल है, ये भी उस वन क्वांटम का एनर्जी है n के रूप में और पाई जेड के रूप में, और ये वन क्वांटम का एनर्जी है वेव नंबर के रूप में। तो अगर इन दोनों को कोरिलेट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, बाय फॉर्मूला 1 and 2। अगर 1 2 से हम कंपेयर करें तो अपन बोल देंगे एच सी न्यू बार इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। चलिए, तो अगर इसको अपन आगे सॉल्व करें तो ये आपके आ जाएगा न्यू बार, जिसको अपन 1 अपॉन लेमडा भी बोल सकते हैं, न्यू बार बोल दो चाहे 1 अपॉन लेमडा बोल दो, एक ही बात है। न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बार कहने दे, इसको उठा के यहाँ ले आए तो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एच क्यूब सी 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। चलिए, ये न्यू बार का फॉर्मूला आ गया। न्यू बार का फॉर्मूला बोलो चाहे 1 अपॉन लेमडा का फॉर्मूला बोलो, एक ही बात है। ये हो जाएगा उस एमिटेड रेडिएशन या एब्जॉर्ब रेडिएशन का वेव नंबर। और बोर्ड ने कहा कि अगर आप इतना पार्ट 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर कूलम्स कांस्टेंट एच सी, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे कोई से एटम के अंदर कोई सा ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे ऑर्बिट में जा रहा होगा, चाहे कोई एन आई एन एफ कुछ भी हो, जेड कुछ भी हो, अलग अलग एटम के लिए जेड बदलेगा, अलग अलग मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयन के लिए ये सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट रहेगी। तो ये वो रिडबर्ग कांस्टेंट है। बोर्ड ने बोला दिस इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, और रिडबर्ग कांस्टेंट का एक प्रैक्टिकली डिटरमाइंड कांस्टेंट का थ्योरेटिकली डेरिवेशन कर दिया बोर्ड ने। और इन सारी वैल्यूज को जब हमने सीजीएस में, वास्तव में के की वैल्यू सीजीएस में, एम की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम की वैल्यू पुट की 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, के का वैल्यू पुट किया 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर, एच की वैल्यू पुट की 6.625 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड, सी का वैल्यू पुट किया 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सारे वैल्यूज अगर सीजीएस में पुट किए, पाई की वैल्यू जानते ही हो आप, तो ये आर एच की वैल्यू जो आई वो आई 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको बोलते हैं थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट विच वाज डिराइव्ड बाय बोहर, और प्रैक्टिकल वैल्यू अपने लास्ट क्लास में देखी थी। आर एच प्रैक्टिकल वैल्यू थी 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कहलाती है थियोरेटिकल वैल्यू डिराइव्ड बाय बोहर, 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स। तो वो थियोरेटिकल वैल्यू जो बोहर ने जिसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, ये बोहर की बहुत बड़ी सक्सेस थी, वो प्रैक्टिकल वैल्यू के ऑलमोस्ट इक्वल आ रही थी, और ये बोहर का सबसे बड़ा सक्सेस माना गया, और इस वजह से बोहर पोस्टुलेट को साइंटिफिक वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया। आरएच की जो एवरेज वैल्यू मानी जाती है वो मानी जाती है 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स। थियोरेटिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू जो स्पेक्ट्रम साइंस ने प्रैक्टिकली निकाल रखी थी, और एवरेज वैल्यू। चलिए, तो ये आ गया। तो आरएच का फॉर्मूला रखने के बाद ये सारा फॉर्मूला बन गया, और ओवरऑल आरएच इज इक्वल टू, आरएच का फॉर्मूला क्या आया वो तो निकाल लोगे। आरएच का फॉर्मूला आ गया 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर अपॉन एच क्यूब सी,
और ये बात अगर हम आर एच के रूप में वहाँ रख दें तो न्यू बार और 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ये जिस ऑर्बिट से जा रहा है उसको एन आई बोल दो, जिस ऑर्बिट में जा रहा है उसको, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3। आर एच की सारी वैल्यूज आपको बता रखी है अच्छी तरह से, इसको आर एल कर लोगे। तो ये वेव नंबर का फॉर्मूला डिराइव किया गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, वेव नंबर से रिलेटेड ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस मिलाते हैं अपन कुछ वेव नंबर के। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आया है वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, जिससे जा रहा है उसको आप इनिशियल ऑर्बिट मानोगे, जिसमें जा रहा है उसको फाइनल ऑर्बिट मानोगे। अगर ये इनिशियल ऑर्बिट जो है वो हायर है और ये अगर लोअर है, अगर एटम यूं जा रहा है किसी हायर ऑर्बिट से किसी लोअर ऑर्बिट में, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए लेट एन आई जो है ना वो मान लीजिए है थर्ड और एन एफ जो है वो फर्स्ट है, तो ये क्या आ जाएगा, न्यू बार इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन हायर 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन 9 माइनस 1। अब 1 अपॉन 9 माइनस 1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा भाई, स्मॉलर माइनस ग्रेटर हो गया, तो यह क्या आ जाएगा, आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन 9 माइनस 1 माइनस 8/9, माइनस 8/9 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 9, तो माइनस 8/9 आ गया, 1 माइनस 9 माइनस 8/9। तो ये क्या आ जाएगा ओवरऑल, न्यू बार इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 8/9, या आप इसको 8/9 माइनस 8/9 आर एच। अब इस माइनस सिंबल का क्या मतलब, वेव नंबर कभी माइनस में नहीं होता, ये माइनस सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, ये माइनस सिंबल, वेव नंबर कभी माइनस में नहीं होता। वेव नंबर माइनस क्या होगा, वेव नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 500 हो सकता है, 5000 हो सकता है। वेव नंबर का नेगेटिव सिंबल से कोई मतलब नहीं है। वेव नंबर के फॉर्मूले में, वैल्यूज में अगर रिजल्टेंटली माइनस आ रहा है तो वेव नंबर का वो जो माइनस में वैल्यू आ रहा है, उस माइनस का मतलब है कि वो रेडिएशन जो वेव नंबर बताई जा रही है, जिस रेडिएशन का वेव नंबर बताया जा रहा है, वो रेडिएशन एमिट हो रही है, एमिशन स्पेक्ट्रा है, इमिट हो रहा है वो रेडिएशन। अगर मान लीजिए उल्टा कर दें, अगर मान लीजिए ये 1 से 3 में जाए, 1 से 3 में जाए, एन आई जो है वो लोअर हो जाए और एन एफ जो है वो हायर हो जाए, उल्टा कर दिया, ये 3 की जगह 1, ये 1 की जगह 3, तो ये क्या हो जाएगा, एन आई वाला क्या हो जाएगा, इनिशियल वाला 1 और फाइनल वाला क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/9, तो ये क्या आ जाएगा 8/9, ये क्या हो जाएगा 8/9, और प्लस सिंबल क्या दिखलाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। वैल्यू वो की वो आएगी, क्योंकि चाहे 3 से 1 में आए तो लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन एमिट होगी उस एटम में, और 1 से 3 में जाए तो लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन एब्जॉर्ब होगी। एमिशन में भी लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन होगी वो, और एब्जॉर्प्शन में भी लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन होगी। तो एनर्जी तो वही आनी है 1 क्वांटम की, फ्रीक्वेंसी तो वही आनी है, वेवलेंथ तो वही आना है, वेव नंबर तो वही आना है, केवल प्लस माइनस सिंबल चेंज हो जाएगा, वैल्यू वो की वो आएगी। समझ में आ रही बात? तो प्लस सिंबल आ जाए तो समझ जाओ कि एमिट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और माइनस सिंबल आ जाए तो समझ लो कि एमिट हो रहा है। क्लियर है? उसमें वेव नंबर से, तो इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि आप इस फॉर्मूला को यूज मत करो। आप क्या करो कि चाहे लोअर टू हायर जाए, चाहे हायर टू लोअर आए, क्लियर है? चाहे लोअर टू हायर जाए, चाहे हायर टू लोअर जाए, ध्यान देना। आप इस फॉर्मूला को यूज करो, आर एच इंटू जेड स्क्वायर
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है ना भाई, ऐसा कर लो कि जिससे जा रहा है चाहे वो हायर है चाहे लोअर है, हम तो उसको ni मानेंगे, उसको और जिसमें जा रहा है उसको nf मानेंगे, और हमेशा 1/ni स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। फिर याद रखना पड़ेगा कि जिससे जा रहा है उसको ni लेना है, और सिम दोनों के लिए तैयार रहो, सिम वैल्यू के लिए माइनस पे आने के लिए प्लस में आने के लिए, और समझ जाओ कि माइनस आएगा चाहे प्लस में आएगा वैल्यू सेम आएगी, केवल फर्क ये पड़ेगा कि माइनस और प्लस चेंज हो जाएगा। माइनस का मतलब एमिशन हो रहा होगा और प्लस का मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। या इसका एक और तरीका है, सिंपल तरीका है जो लोगों ने बता रखा, आप में दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर लेना। RH इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इस रूप में याद कर लीजिए, जहां n1 करेंगे लोअर ऑर्बिट को और n2 बोलेंगे हायर ऑर्बिट को। इससे क्या होगा कि लोअर ऑर्बिट को हमेशा चाहे इससे इसमें जाए, लोअर ये है तो इसको n1 मानना है और इसको n2 मानना है। भाई लोअर टू हायर जाए तो भी लोअर वाले को n1 मानना है, हायर वाले को n2 मानना है। हायर टू लोअर आए तो भी लोअर वाले को n1 मानना है, हायर वाले को n2 मानना है। फिक्स कर दिया कि ये लोअर ऑर्बिट होगा, ये हायर ऑर्बिट होगा। इससे क्या होगा कि जब ये लोअर ऑर्बिट की वैल्यू रखेंगे तो ये 1/n स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमेशा जब n1 हमेशा n2 से लेस वाला ही मानोगे तो 1/n1 स्क्वायर हमेशा 1/n2 स्क्वायर से ग्रेटर ही आएगा, और वैल्यू हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी, कभी नेगेटिव आएगी नहीं, वैल्यू आएगी। तो आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि सिर्फ वैल्यू आएगी, प्लस में आएगी हमेशा, प्लस या माइनस इसकी तरह दोनों तरीके से नहीं आएगी, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये एमिट हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है? अरे उसके लिए तो हमें सिंबल पर रिप्रेजेंट रहने की जरूरत ही नहीं है। अरे कोई रेडिएशन एमिट हो रही है किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के दौरान, या एब्जॉर्प्शन हो रहा है रेडिएशन का, ये बात पता लगाने के लिए हम कोई वेव नंबर के फॉर्मूले पर डिपेंडेंट थोड़ी रहेंगे। हमें पता है कि लोअर ऑर्बिट की एनर्जी लेस है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी मोर है, ग्रेटर है, तो लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, हमें मालूम होगा। वैल्यू मालूम हो या नहीं हो, मैं वैल्यू तो बाद में कैलकुलेट कर लूंगा, मैं तो देखते ही बता दूंगा कि यहां से यहां जा रहा है इट मीन्स एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और यहां से यहां रहा इट मीन्स एमिशन हो रहा है। तो वो तो हम ट्रांजिशन देखते ही बता देंगे कि एमिशन हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है। वेव नंबर का फॉर्मूला जो यूज किया जाता है वो एमिशन या एब्जॉर्प्शन को पहचानने के लिए नहीं यूज किया जाता, वो तो वेव नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग इसको इस फॉर्म में यूज करते हैं कि भैया चाहे लोअर से हायर में जाए चाहे हायर से लोअर में आए, लोअर वाले को n1 मान लेंगे फॉर्मूले में और हायर वाले को n2 मान लेंगे, और फॉर्मूला हमेशा इस रूप में याद रख लेंगे, RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जिससे कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी नहीं, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, और वैल्यू हमेशा ये पता चल जाएगी। इमिशन एब्जॉर्प्शन हम ट्रांजिशन को देखते ही पहचान लेंगे। तो इन दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे, या तो आप पहले से फिक्स कर लो कि चाहे लोअर टू हायर जाए चाहे हायर टू लोअर जाए, हम तो लोअर को n1 मानेंगे, हायर को n2 मानेंगे, और फॉर्मूला ये याद करेंगे। फिर फॉर्मूला ये रख लेना, RL कर लेना। नहीं तो आप ये फॉर्मूला इस रूप में याद करना चाहते हो तो दूसरा मेथड ये है। कुछ लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि हम तो 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर याद रखेंगे, और जहां से जाएगा उसी को ni मानेंगे, चाहे वो लोअर हो चाहे हायर हो, जहां तक जाएगा उसी को nf मानेंगे, और प्लस में आएगा उसका मतलब एब्जॉर्प्शन होगा, माइनस का मतलब होगा इमिशन, तो बाद में हम प्लस माइनस को इग्नोर कर देंगे और केवल वैल्यू देख लेंगे। समझ में आ गई बात? ये दोनों में से जो रास्ता आपको अच्छा लगे वो अपनाइए, कोई एक रास्ता पकड़ लीजिए। क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चंस में। कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ फॉलोइंग ऑफ रेडिएशंस related to following spectral lines. Following spectral lines. कैलकुलेट कीजिए। पहला A, when electron jumps from third orbit या फिर लीजिए फिफ्थ ऑर्बिट टू
सेकेंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में अगर फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है, n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन कर रहा है, तो क्या मिलेगा मुझे, कौन सी लाइन की बताओ, कौन से, हालांकि इस बात का इस न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम पता लगाते रहते हैं। n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है तो बामर सीरीज है ना, इस लोअर वैल्यू को देख करके हमेशा सीरीज पहचान लिया करो। n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है तो बामर सीरीज, n इज इक्वल टू 5 से आ रहा है तो 5 माइनस 2 3, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज मिलेगी। ठीक है, चलो थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज का नाम होगा, लेकिन हम अब एमिशन हो रही हो, एमिट हो रही होगी कि एब्जॉर्ब हो रही होगी, एमिट हो रही होगी, लेकिन हमें उसका वेव नंबर कैलकुलेट करना है। वेव नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, इसको हमेशा n1 मान लूंगा लोअर को, इसको n2 मान लूंगा, ठीक है ना, लोअर वैल्यू को n1, हायर वैल्यू को n2। आर एच की वैल्यू रख दूंगा 109700 सेंटीमीटर इनवर्स, जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 109700 इंटू 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/25, 1/4 माइनस 1/25 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे आप, न्यू बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 109700, एलसीएम आ जाएगा 100, 4 और 25 का, ये आ जाएगा 25 माइनस 4, ये आ जाएगा आपके 21/100 इंटू 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। 100 से ये जो है वो कैंसिल आउट हो गया, 21 इंटू 1097 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ गया वेव नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, related to following spectral lines. B. Calculate following spectral line. Second line of Paschen series in helium plus 1. Second line of Paschen series. पाश्चन सीरीज तब मिलता है जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लाइमन बार्मर पाश्चन थर्ड ऑर्बिट में आता है या थर्ड से हायर में जाता है, तो n13 हो जाएगा। सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन होगा 4 to 3, सेकेंड लाइन के लिए n2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज कब मिलेगा, पाश्चन सीरीज कब मिलता है जब हायर से थर्ड में आता है या थर्ड से हायर में जाता है। फर्स्ट लाइन कब मिलता है पाश्चन का, जब 4 से थर्ड में, सेकेंड लाइन 5 से थर्ड में, 5 से थर्ड, तो लोअर वाले को n1, हायर वाले को n2, और हीलियम प्लस 1 है इसलिए z इज इक्वल टू 2, वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर, आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, आर एच 109700 सेंटीमीटर इनवर्स 2 स्क्वायर 1/, बोलिए 3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 109700 इंटू 4 इंटू 1/9 माइनस 1/25 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी अच्छी तरह से, तो इस तरह से आप अच्छी बढ़िया ढंग से वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। वेव नंबर से आगे की बातचीत, अब थोड़ा बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो अपन आगे, आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रख रहा हूँ, बाकी आगे अपन कंटिन्यू करेंगे वेव नंबर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हुए, और बोर मॉडल की अप टू प्रैक्टिस करेंगे, फेलियर देखते हुए बोर मॉडल की प्रैक्टिस कर लेंगे लास्ट क्लास बोर मॉडल की।